ठीक है, ये बड़ा मुश्किल ट्रैक होता है। ये बड़ा मुश्किल ट्रैक होता है, पकड़ा नहीं जाता, यहाँ से पकड़ा जाता है ना। वो यूज नहीं हार्डवेयर कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। ऑनलाइन यूजर्स, आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? तीनों चीजें क्लियर है। जी बड़ा ही मजेदार सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। कुछ पोर्शन हम क्लास में पढ़ते हैं, कुछ घर जाके आप शौक से पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो आपका दिल नहीं भर रहा होता, आप कहते हैं इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, मैं थोड़ा सा और पढ़ूं। कल आप लोगों ने मुझे ब्रेक लगवा दी थी, नहीं तो एक आध सेक्टर को हम और थोड़ा सा देख लेते। तो ऐसा लग रहा है कि ये बस सिलेबस नहीं है, ये एम ही हमें जो है ना वो बस मालूमात फराहम कर रहे हैं। इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो वाकई याद रखने के काबिल हो। ये वो चीजें हैं जो आपको सबको पता है, बस सिर्फ किताब ने आपकी याद दहानी कराई है कि टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डायमेंशंस बदल दिए बिजनेस की। चंद बिजनेस सेक्टर्स उन्होंने बताए हैं, ऑल्दो तकरीबन हर बिजनेस सेक्टर में आईटी ने बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं, लेकिन ये चंद सिलेक्टेड एग्जांपल्स हमारी किताब ने बताई हैं। जब आपने घर जाके पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर आपने पढ़ा बैंकिंग, फिर क्या पढ़ा? एम कॉमर्स, ई बिजनेस, व्लॉग, ब्लॉग। बताइए, ब्लॉग्स और व्लॉग्स क्लियर है? रिटर्न जिसमें सिलेक्टेड विजुअल कंटेंट तो वो ब्लॉग है, और व्लॉग तो है ही वीडियो। और आज के बच्चों को ये बताना कि व्लॉग क्या होता है, ये शायद जो है ना वो सूरज को चराग दिखाने के मुताबिक। अब असल मकसद खो गए हैं, ये सारी चीजें जो है ना ये तबाह हो चुकी हुई हैं। अब सोशल मीडिया का भी जो असल मकसद था वो खत्म हो गया है, क्योंकि कंट्रोल आ गया उन लोगों के पास जो बहुत ज्यादा बाशऊर नहीं है। यंगस्टर्स, बच्चे, वो बच्चे जो कि जज्बाती हैं, वो बच्चे जो कि ज्यादा मैच्योर नहीं है। अच्छा, ऊपर से वो बच्चे पॉपुलेशन का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है। हम आगे सोशल फैक्टर्स में देखेंगे कि बिजनेस बेचारे मजबूर हो गए कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को दो लोगों के लिए लेके चलें, या इस वक्त बड़े ज्यादा हैं या इस वक्त बच्चे ज्यादा हैं, दरमियान की एज बड़ी कम है। हमारी एज के लोग बड़े कम है, या हमसे बड़े बहुत ज्यादा है तादाद में, या हमसे छोटे बहुत ज्यादा है तादाद में। अब क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अब उन्होंने जितनी भी प्रोडक्ट्स बनानी है ना, वो दो तरह के यूजर्स को टारगेट करके बनाए। तो ऐसे में आप ये देखेंगे बहुत सारी प्रोडक्ट्स रीइन्वेंट हो रही हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे दोबारा से काम चल रहा है। फॉर एग्जांपल, इस वक्त जो सिनेमा अफोर्ड करने वाली जो कैटेगरी है, वो लोग हैं जो मैच्योर, स्टेब्लिश और जेब में खुला पैसा रखने वाले। तो जो मूवीज बन रही हैं सिनेमा को अफोर्ड, असल में सिनेमा में 100 रुपए वाले सिनेमा की बात नहीं कर रहे, मैक्सिमम 2000 की टिकट चेक करें। इतने मजे से इसने कह दिया मैक्सिमम 2000 की टिकट। हम 2000 में 6 महीने का टेस्ट सेशन देते हैं, लोग हमसे डिस्काउंट मांग रहे होते हैं कि सर ये थोड़ा सा कम नहीं हो सकता। ये 2011 में हमने 2000 रुपए रखा था, आज तक नहीं बदला। भाईजान आपको 2000 बड़ी कीमत होती है। चेक करें, ज्यादा से ज्यादा फिल्म 2000 रुपए की होगी, और अगर नेचोस खा लिए उसके साथ 1100 रुपए के नेचोस है, और उसमें भी वो कहते हैं कि जी वो खाली नेचोस है, बोतल अलग से ले। और खुदा ना खास्ता अगर 3D मूवी हुई तो 300 रुपए ग्लासेस का एक्स्ट्रा से दे। तो भाईजान ये औसतन 3500 पे पहुंच जाता है। तो एक स्टूडेंट कैटेगरी का बच्चा जो कि पॉकेट मनी पे गुजारा कर रहा हो, ठीक है, वो इस पैसों पे जो है ना वो इतना महंगा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर उनके लिए बिजनेसेस ने 50% ऑफ निकाला, ट्यूसडेज वाले दिन ऐसा हो जाएगा, फलाना को ऐसे हो जाएगा, सुबह के शोज में ऐसे होगा। तो पॉइंट ये है कि बिजनेसेस भी समझते हैं अपनी पॉपुलेशन के डायनामिक्स को।
और चूंकि मूवीज देखने वाले वो लोग हैं जो बचपन में कार्टून देखा करते थे ज्यादातर लोग, तो फिर जो फेमस मूवीज हैं वो होगी स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, एवेंजर्स, ये सारे पुराने जमाने के कैरेक्टर्स, हमारे या हमसे पिछले जमाने के कैरेक्टर्स। और इस वक्त ये मूवी ज्यादा चल रही हैं, या मौला जट टाइप की मूवीज। मतलब वो दौर जो खत्म हो चुका था, लोग इस कल्चर को खत्म कर चुके थे, लेकिन वो लोग तो नहीं खत्म हुए थे, वो लोग अभी भी पॉपुलेशन में मौजूद थे। तो आज भी उस पुराने पैटर्न की मूवी आती है तो वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। ठीक है जी, वो भाई साथ साथ तस्दीक कर रहे हैं कि मैं पुराने लोगों का जिक्र कर रहा हूँ ना, तो वो पॉइंट ये है बिल्कुल कि बिजनेसेस इस चीज को समझते हैं कि उनकी पॉपुलेशन किस नौयत की है, और आज की पॉपुलेशन कहाँ मिलती है। आज के बच्चे क्लासरूम में नहीं मिलते, लाइब्रेरीज में नहीं मिलते। अच्छा, पुराने दौर में क्रिकेट ग्राउंड में मिल जाते थे, अब वहां पे भी नहीं मिलते। अब वो फेसबुक पे मिलते हैं। फेसबुक पे उनसे ऑनलाइन क्रिकेट खिलवा लो, 100 बच्चे एक साथ ऑनलाइन क्रिकेट खेल लेंगे, लेकिन ग्राउंड पे जाने का कह दो, वहां धूप होती है, धूप में सनस्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, और वो कोविड वाले टाइम पे 2 साल तकरीबन घरों में रहने वाले लोग, तो डायमेंशंस टोटल की टोटल बदल गई हैं। अब इस वजह से टेक्नोलॉजी आके वहां खेल रही है जहां लोग खेलना चाह रहे हैं। मैंने आपको कहा कि वर्चुअल डायमेंशन में चले गए सबके सब, वहीं पे बिजनेस हो रहे हैं, वहीं पे पढ़ाई हो रही है, वहीं नौकरियां मिल रही हैं। बस वही बात है, जैसे आपने कहा ना कि वहीं शादी भी हो जाए, तो वो मतलब ऑनलाइन शादियां भी हो रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली मतलब जो है ना वो फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होती है। मतलब आप सिर्फ एक एग्रीमेंट तो साइन कर सकते हैं वहां पे, लेकिन ऑब्वियसली जो है वो, अब मैं गैर शादीशुदा लोगों को क्या समझाऊं, ऑब्वियसली मतलब शादी एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है ना, कि जिसमें आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो ताहयात जो है वो जिंदगी गुजारने का फैसला करते हैं। ये जो उल्टे सीधे झूठे मूठे वादे होते हैं, ये नहीं होता। शादी के बाद तो बस फिर कंफर्म, फ्यूचर डिसाइडेड है, क्या खलास खत्म। लें जी, तो टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन की बात करते करते हमने सोशल फैक्टर्स में एंट्री डाल दी। शायद आज से कुछ दिनों बाद मैं आपको एक टॉपिक दिखा के कहूंगा, याद करें उस दिन हमने क्या बातें की थी, और फिर उस दिन आपको पता लगेगा कि हम ये जो जनरल तबसरा कर रहे थे ये भी पढ़ाई वाली बातें थी, है ना जी। ठीक है जी, भाई ने साथ साथ तस्दीक कर दी। सेक्टर बाय सेक्टर आपने जो सेक्टर पढ़े उसमें कोई अजीब सा लफ्ज तो नजर नहीं आया कहीं? बैंकिंग में फिनटेक के वर्ड से तो नहीं परेशान हुए? तो ये नो अभी क्यों बोला था आपने? आपको पता है, वाच आ गए, क्या होता है ये फिनटेक? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये जो आपकी जितनी भी पेमेंट मैकेनिज्म है, ये जितनी भी आजकल इस तरह के सेटअप चल पड़े हैं, ठीक है, ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट्स वगैरह हैं, इससे रिलेटेड आप एक पूरा लॉ पढ़ के बैठे हुए हैं। तो फिनटेक बेसिकली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए फाइनेंस की ट्रांजेक्शंस को हैंडल करना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके ऊपर सीफैप में एक हैंड्स ऑन कोर्स भी है फिनटेक के ऊपर, या डाटा एनालिटिक्स के ऊपर, या फिनटेक के ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगी। अभी आई कैप उस करिकुलम को डिजाइन कर रहा है, लेकिन वो बड़ी मजेदार चीज होने वाली है। डाटा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिनटेक स्पेसिफिक हो जाता है और डाटा एनालिटिक्स जो है वो हर फील्ड पे चल जाता है। लेकिन खैर, अभी आई कैप करिकुलम सामने लाएगा तो पता लगेगा कि उनका क्या इरादा है। फिर सेक्टर बाय सेक्टर चल रहे थे, किसी सेक्टर में कोई ऐसा जुमला जो आपने पढ़ा और आपको ना समझ आया हो? कौन सी लाइन बताइए? बिजनेस की पहली लाइन है, बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस बिटवीन बिजनेस डाटा। जी बिल्कुल। अब देखें, एक ये है कि मैं ई स्टोर बनाऊं और मैं आम कंज्यूमर्स को सर्व करूं, और एक ई बिजनेस ये है कि वो B2B पे चले। B2B मॉडल होता है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बिजनेस की वेबसाइट है, वो वेबसाइट किसी पीछे वाले बिजनेस की वेबसाइट से कम्युनिकेट कर रही है। हाँ, तो ये जो बिजनेसेस की आपस में कनेक्शन है, ये भी बिजनेस में आता है, और बिजनेस का एंड यूजर के साथ जो कनेक्शन है वो बीच में कवर है। जी जी, कल जो आपने पढ़ा, शुरू वाला जो पोर्शन पढ़ा, एम कॉमर्स, ई बिजनेस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉग व्लॉग, कहीं कोई लाइन जो आपको परेशान कर रही हो? जी, SEO लिखा हुआ है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट टूल में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या चीज है, ये पूछना चाह रहे हैं? होता क्या है, मुझे एक चीज लेनी है, फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू कलर की कुर्सी खरीदनी है, मैं गूगल पे जाऊंगा, लिखूंगा ब्लू चेयर्स इन लाहौर, तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे और नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा 3 मिलियन रिजल्ट्स।
या 500,000 रिजल्ट या 70,000 रिजल्ट, मैं सारे रिजल्ट देखूंगा? मैं ऊपर के 3-4 रिजल्ट देखूंगा। बहुत ही कोई एक्टिव इंसान होगा तो शायद पेज नंबर 2 तक चला जाए, वरना पेज नंबर 1 पे जो आया मैं वहां से डील कर लूंगा। मुझे जूते खरीदने हैं, मुझे कोई ऑनलाइन चीज खरीदनी है, मुझे कुछ भी कोई चीज खरीदनी है, कुछ भी चीज सर्च करनी है, तो मैं सर्च करूंगा और पहला पेज मेरे लिए सबसे अहम होगा और उसके भी जितने ऊपर के रिजल्ट होंगे वो सबसे अहम होंगे। अब सवाल ये है कि जब 70,000 रिजल्ट्स आ जाते हैं तो उनमें से पहले पेज पे कौन सा रिजल्ट आता है? वो जिसको सबसे ज्यादा व्यू किया गया होता है। वो जब फॉर एग्जांपल किसी ने एक चीज लिख के सर्च की और सबसे ज्यादा दफा उन सर्च में उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक हुआ, तो जिस वेबसाइट के अंदर मौजूद वर्ड्स मैच कर रहे हो सर्च को, जिस वेबसाइट, अच्छा 4 वेबसाइट हैं, चारों के वर्ड्स मैच कर रहे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा व्यू किसको किया गया? फॉर एग्जाम्पल आपके फेसबुक पे जितने भी फ्रेंड्स हो, आपके जिस फ्रेंड की पोस्ट पे सबसे ज्यादा लाइक चल रहे हैं ना, वो सबसे पहले आपको नजर आना शुरू हो जाएगी या टॉप पोस्ट में नजर आना शुरू हो जाएगी। तो ये एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है कि जो मोस्ट व्यूड चीज होती है ना, उसी को ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाता है। तो फिर बिजनेस क्या करता है? बिजनेस जो है वो अपनी वेबसाइट बनाता है और उसके बाद पैसे देता है मुख्तलिफ इदारों को, उनसे कहता है मुझे SEO करवाना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवानी है। उससे क्या होता है, वो अपने तरीके से आपको अच्छे कीवर्ड सजेस्ट करते हैं, आपकी वेबसाइट के एल्गोरिदम पे थोड़ा सा काम करते हैं। उन्हें पता होता है कि गूगल का सर्च इंजन कौन कौन से वेरिएबल्स पे काम कर रहा है, उस पे काम करते हैं और समहाउ थोड़े से 2 नंबर लाइक्स और क्लिक्स भी आपको दिलवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई लोकल बिजनेस बनाया होगा, जानिए रिक्शों के पीछे लिखा होता है घर बैठे ऑनलाइन कमाएं और जो है वो 15,000 रुपए महाना या पता नहीं इतने करके। तो बहुत सारी दुनिया बैठ के इस चीज पे लगी हुई है कि उनको दिन का टारगेट मिलता है, ये आज इन 500 वेबसाइट्स को आपने लिखना है, एंटर करना है, एक दफा जाके किसी एक पेज पे क्लिक करना है, फिर बंद करना है, फिर दूसरी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। तो होता ये है कि बहुत सारे बिजनेसेस बीच में होते हैं जो अपनी तरफ से रीच दे रहे होते हैं आपको। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आपकी वेबसाइट को रीच मिलती है। अब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको टॉप रिजल्ट पे अपनी वेबसाइट नजर आना शुरू हो जाएगी। जितने ज्यादा पैसे देंगे उतना ज्यादा वो वर्किंग करेंगे और उतना ज्यादा आपके पेज की, आपके वेबसाइट की प्रोबेबिलिटी होगी कि वो टॉप पे ज्यादा दिखनी शुरू हो जाए। तो इस फिनोमेना को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपकी वेबसाइट, आपका लिंक, आपका पेज सर्च इंजन के ऊपर ऑप्टिमाइज हुआ हो और जल्दी से सर्च हो जाए, ताकि आपको बिजनेस करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिल जाए। अगर एक दिन में 10,000 लोग वो चीज सर्च कर रहे हैं और आपका नाम शुरू के 10 नामों में हमेशा आता है, तो देयर इज अ चांस कि आपको 5-6 हजार बंदों का ऑर्डर मिल जाए। तो इतने बंदों को ऑर्डर मिलने का मतलब है इतना बड़ा बिजनेस, तो मींस आप अगर अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे 15 लाख रुपए भी लगाना चाहें तो आपको बुरा नहीं लगेगा। इसकी एक लोकल एग्जांपल भी है। फेसबुक पे अचानक से आता है कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है, और फिर नीचे अचानक से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन शुरू हो जाती है, फौरन से जो है वो कोई 1 मिनट में 50 कमेंट्स आ जाते हैं। जिस 1 मिनट में लोग वो पोस्ट पढ़ेंगे भी नहीं है, उनकी नजर से भी नहीं गुजरी होगी, उस 1 मिनट में 50 कमेंट पहले से आ जाएंगे। अब जो बाद में आने वाला, फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज का एक बच्चा वहां जाके देखेगा सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा, वो बेचारा भी लिखने वाला होगा स्कैन शेरशाह, तो देखेगा ये तो 2 कॉलेजेस के नाम चल रहे हैं, क्योंकि 25 बंदे उनके बैठे हुए थे, 25 उनके बैठे हुए थे, उन्होंने अपने अपने नाम लिख दिए, तो सोचेगा कि शायद मैं गलत जगह पे पढ़ रहा हूँ। इतने सारे लोग तो एक वक्त में गलत नहीं हो सकते, तो या तो वो बेचारा नाम नहीं लिखेगा, या वो समझेगा कि चलो ये शायद कोई फेक कमेंट्स चल रहे हैं या कुछ और। तो बहरहाल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से भी हो रही होती है, कॉलेजेस टीचर्स के नाम की पोस्टें भी डाल रहे होते हैं, उसकी भी रैंकिंग करवा रहे होते हैं। और कई दफा तो इतना मजेदार सिनेरियो होता है, मैं एक दो जगह कोट भी किया था कि एक कमेंट आया वहां पे जी, लाहौर में CA फाइनल का बेस्ट कॉलेज कौन सा। अब पोलिंग हो रही है, मजे की बात है कि उस वक्त 2 कॉलेज CA फाइनल में आपस में मुकाबले पे थे। एक कॉलेज 750 बच्चों को पढ़ा रहा था, एक 650। CA फाइनल में नहीं बहुत बड़ी तादाद होती है, मतलब ये कैफ नहीं है, फाइनल तक तो बेचारे पहुंचते ही बड़े टूटे बच्चे हो गए। तो एक कॉलेज 750 बच्चों को पढ़ा रहा था, एक कॉलेज 650 बच्चों को पढ़ा रहा था, हमारा कॉलेज 650 बच्चों को पढ़ा रहा था। अब वो पोलिंग शुरू हुई, पोल आया, अब हमारे पास कोई ऐसे वो फेक कमेंटर्स ही नहीं थे, ना हमारे कोई इस तरह के एम्बेसडर्स मौजूद थे। तो कोई अगले दिन जब मैंने उसके रिजल्ट देखे तो मैं बड़ा हैरान हुआ। जो 750 बच्चे पढ़ा रहा था उसको मिले थे 2 वोट, जो 650 बच्चे पढ़ा रहा था यानी हमारा कॉलेज, उसको मिले 4 वोट। फिर एक कॉलेज जिसने अभी सोचा ही नहीं था CA फाइनल में जाने का, जो कैफ को पढ़ाता था, उसको मिले थे 200 वोट।
और 450 वोट मिले थे कराची के कॉलेज को। सवाल ये है कि लाहौर में सीए फाइनल का सबसे बेहतर कॉलेज कौन सा है? तो ये एक्चुअल में भी ये चीजें चल रही होती हैं, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी छोटी है तो फौरन से नजर आ जाती है। वेबसाइट्स की दुनिया में पता ही नहीं लगता कि बहुत सारे फेक बिजनेसेस अपने एसईओ करवा के और टॉप लिस्टेड बिजनेसेस में आ जाते हैं। आप सर्च करते हैं, आपको जो शुरू में रिजल्ट मिले आप फौरन से मानते हैं कि ऑथेंटिक होंगे और आप उन पे क्लिक करके आगे चल पड़ते हैं। इवन ये जो लेज वाला मामला हुआ था, लेज ने आके कंपेटिटर्स का सत्यानाश फेर दिया। वो कब से फीके फजूल से गंदे चिप्स लोगों को बेची जा रहे थे, लोग खाई जा रहे थे, इन्होंने आके फ्रेश चिप्स जो कि बकायदा वैक्यूम उसके अंदर पैकेट के अंदर होते हैं, जो लोगों तक फ्रेश पहुंचे और जायके भी कई तरह के थे। तो इतने सारे कंपेटिटर्स इनके अगेंस्ट हुए कि उन्होंने फिर पूरी वर्किंग की। वो वर्किंग ये थी कि उन्होंने एक कोड इसके पीछे का उठाया, इसमें मुख्तलिफ सॉल्ट्स और मुख्तलिफ चीजें यूज हो रही होती हैं इंग्रेडिएंट्स में। तो एक ऐसा सॉल्ट है जो कि बाहर की दुनिया में पिग फैट से बनता है, लेकिन पाकिस्तान में हम इतना महंगा फैट कहां से लेके आए? तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली हम उसको लोकल फैट से मैन्युफैक्चर करते हैं। वो कोड जिसको अगर कोई बाहर का बंदा हो तो समझ सकता है कि हाँ भाई इसमें ये गड़बड़ होगी, उन्होंने जनाब वो पैगाम चला दिया, मैसेज पे चला दिया है कि जी लेस के अंदर हराम इंग्रेडिएंट है, अगर यकीन नहीं आता गूगल पे जाके सर्च कर लो, इसके पीछे ई फलाना जो लिखा हुआ है इसको गूगल पे डालोगे सब पता लग जाएगा। और बैक एंड पे एसईओ करके टॉप 10-20 वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, चैट्स, फोरम्स पे वो सारा डाटा डाल दिया जिसमें लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ वाकई पाकिस्तान में भी ये गलत हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। अब कोई भी बंदा जज्बाती हो गया, पहले तो लोग मैसेज पढ़ते साथ ही उस पर यकीन ले आते हैं और काम है, क्योंकि लेस उसको 100 लोगों को फॉरवर्ड करके सवाबेदारियां हासिल कर लेते हैं कि जी वो लेस तो हराम, इसके अंदर गलत प्रोडक्ट है। कुछ लोग होते हैं 2-3 जो सोचते हैं नहीं हम तहकीक करेंगे, उन्होंने जाके बेचारे ने गूगल पे सर्च किया होगा, जब गूगल पे सर्च किया होगा गूगल पहले से तैयार बैठा था, उसने कहा लो फड़ो तुम्हारे 10 रिजल्ट, वो पहले से उन्होंने पकाए हुए थे। जब वो 10 रिजल्ट सामने आए तो लोगों को भी यकीन हो गया कि यार जिस वेबसाइट को खोलो वो यही बता रही है, उन्होंने जनाब लेस का बैकआउट कर दिया। और एक बहुत बड़ा धचका लगा पेप्सी को। पेप्सी कहां से आ गई? तो पेप्सी को एक बहुत बड़ा झटका लगा और वो परेशान हुए कि हमारे साथ हुई क्या है। यानी कि कंपटीशन वैल्यू में कोई मसला नहीं, किसी और जगह कोई मसला नहीं, क्वालिटी भी अच्छी दे रहे हैं, प्राइस भी कंपेटिटिव है, सब कुछ है, लेकिन ये फैक्टर तो सोचा ही नहीं था उन्होंने कि लोगों के ईमान से खेल जाएगा। कोई मसला नहीं, उन्होंने एक बड़ा महंगा सा पैसे खर्च के उस जमाने के एक बड़े मशहूर मजहबी पर्सनैलिटी को बुलाया। उन्होंने एक एड के अंदर लेस का पैकेट खोल के उसके अंदर से चिप्स निकाल के खा के कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हलाल। खत्म हो गई, गेम ओवर। वो सब कुछ वो जो जो जिस तरीके से रिवर्स हुआ था उसी तरीके से वो सीधा भी। तो पॉइंट यही है कि बिजनेस समझते हैं लोगों की साइकी और बिजनेस देखते हैं कि लोगों के सोशल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो जाते हुए बताऊं कि कौन सा एक सफा हमने पढ़ा है चैप्टर 3 का? अच्छा उस दिन बताऊं जब वहां पहुंचोगे, ठीक हो गया। ये वाली जैसे आप ये लेबल कह रही है, थोड़े पहले डेयरी मिल्क के ऊपर भी चला रही थी। अगेन वही बात है कि ये तो काम होता रहता है। वो कोका कोला के ऊपर जनाब इसको उल्टा करके यूं करके ऐसे शेड के सामने यूं करके पढ़े तो इलामत का लिखा हुआ है, ठीक है। पेप्सी का मतलब है कि पे एवरी पेनी टू सेव इसराइल, मैं से कहता हूँ पे एवरी पैसा टू सर्व इस्लाम, जो मर्जी बना दो। तो वो तो कहने का मतलब है कि इस तरह की कंपेन जो है ना, कंपेटिटर्स जब असल जगह मुकाबला नहीं कर सकते ना तो फिर वो गंदी हरकतों पे आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये गंदी हरकतें पिछले कुछ साल में बहुत नजर आई हैं पॉलिटिक्स में। तो समझ आ जाता है जो परफॉर्म नहीं कर सकते ना वो फिर सोशल मीडिया पे लड़ते हैं, और अवाम तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, उनको तो वो शुरू के 10 फेक रिजल्ट चाहिए। तो बड़े खूबसूरत तरीके से डाटा बनाया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है और आप उस पर यकीन भी कर लेते हैं बगैर तहकीक किए। तो बस कम से कम एक काम करें कि बगैर तहकीक किए कोई चीज फॉरवर्ड मत करें। खुद बेशक यकीन कर लें, वैसे तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको यकीन भी आ रहा है और आपने खुद वेरीफाई नहीं किया हुआ तो कम से कम उस झूठ की आगे तशहीर मत करें। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन डिफरेंट बिजनेसेस में हमने देखी। अलग अलग बिजनेस की एग्जांपल देते हुए हम आते हैं सोलर में।
क्या ख्याल है ये जो सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें क्या किया होगा टेक्नोलॉजी ने? है ही टेक्नोलॉजी। आप सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको सेल्स में डाल रहे हैं, उससे बैटरीज को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप बिजली से छुटकारा हासिल कर रहे हैं, आप अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो समझ आती है, आईटी क्या करेगी इसमें? उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उससे रेगुलेट कर सकते हैं, उस सोलर एनर्जी को यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आप अपनी पूरी बिल्डिंग में स्प्रेड कर सकते हैं, आप अपने पूरे यूनिट में स्प्रेड कर सकते हैं। बड़े बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स बड़ी बड़ी जगह पे उन्होंने फुल बड़े एरिया पे सोलर एनर्जी लगा दी है। और अगेन आपको पता है कि सोलर सिस्टम जो है वो, उसमें नेट मीटरिंग का भी पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है। नेट मीटरिंग बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है कि आप जो है वो उससे एनर्जी लेते हैं सन से, अपनी बिल्डिंग को सप्लाई करते हैं। अब आपने एनर्जी ज्यादा ले ली, बिल्डिंग को सप्लाई और बैटरी में, अब आप उसे रिवर्स वापडा में भेजना शुरू कर देते हैं। तो वापडा का मीटर जो आपका आगे की तरफ चल रहा था वो पीछे की तरफ चलना शुरू कर देता है। यूं समझे कि आप वापडा को बिजली बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो और फिर आप उसमें रात के वक्त जो स्टोर हुई बैटरीज की एनर्जी है पहले वो इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल एंड पे वापडा पे शिफ्ट होते हैं। तो ये सारी जगह टेक्नोलॉजी के साथ एक पूरा इंफॉर्मेशन का मैकेनिज्म भी काम कर रहा होता है कि किसको कितनी एनर्जी चाहिए, क्या है, किस तरह से। इससे मिलती जुलती एक चीज होती है, उसे हम कहते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में जब कम्युनिकेट कर रही होती है ना, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं। हमारे हाँ, क्या होता है कि अगर किसी इलाके में बारिश के बाद लाइट चली गई और बड़े अरसे तक नहीं आई तो वापडा वालों को कॉल करते हैं, फिर वो कहते हैं जी अभी तो बड़ी शदीद बारिश हो रही है, 2 घंटे बाद बारिश रुकेगी, फिर हमारा नुमाइंदा आएगा। फिर नुमाइंदा आता है, फिर वो तारों को देखते हुए जा रहा होता है कि कहाँ मसला है, एक खास जगह पे बिजली आ रही है, एक खास जगह नहीं आ रही, तो समझ जाता है इस खंबे से इस खंबे के दरमियान मसला होगा। फिर फिजिकल डैमेज चेक कर रहे होते हैं या कुछ और इस तरह से। सोचें कि कितने मजेदारी की बात हो कि एक बंदा अपने ऑफिस में बैठा हुआ हो और ऑफिस के अंदर ही उसके सामने सिग्नल्स पे लिखा हुआ आ रहा हो कि इस एरिया से इस एरिया के दरमियान जो ग्रिड है उसका कनेक्शन आउट हो गया है, और वो इधर से 2 बटन दबाए और वो कनेक्शन रिस्टोर हो जाए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक जगह पे सारी चीजें आती हैं और वहां से हर जगह स्प्रेड हो रही होती हैं, फिर आप उन लाइंस टू लाइंस भी चीजों को देख रहे होते हैं। इंटरनेट किसे कहते हैं? बहुत सारे नेटवर्क जो आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग के सारे एसी किसी एक बड़े नेटवर्क से कनेक्ट हुए हुए हो। फॉर एग्जांपल एक पूरे इलाके की बिजली सप्लाई हर घर, हर फीडर, हर ग्रिड स्टेशन को जो हो रही है वो कनेक्ट हुई हुई हो किसी मेन सिस्टम से। फॉर एग्जांपल सारी बुलेट ट्रेन जो कि एक मुल्क में चल रही हैं, जितनी भी रेगुलर ट्रेन चल रही हैं, वो सब के सब एक मेन सिस्टम से कनेक्टेड हो, जिस मेन सिस्टम पे हर वक्त देखा जा सके कि कौन सी ट्रेन किस स्पीड पे जा रही है, कौन सी ट्रेन कितने अरसे बाद कहाँ पे पहुंचेगी, कहाँ कौन सी लाइन में क्या मसला है, कहाँ वेटिंग टाइम ज्यादा आ गया, कहाँ कौन सा इशू है, वो सब आपको एक स्क्रीन पे नजर आ रहा हो। तो दुनिया तो बहुत आगे चली गई है। हमारे यहाँ तो वो जब ट्रेन गुजरती है तो वहां पे उसके साथ एक कमरा होता है और कमरे के अंदर एक बंदा पुराने दौर का एक फोन उठाता है और 4 दफा नंबर गोल घुमा के और कहता है हाजी 7 डाउन टुर गई है, बंद कर देता है। फिर अगले बंदे को पता लग जाता है कि 7 डाउन वहां से टुर गई है। वो अगला बंदा खुद ही से एस्टिमेट लगाता है कि इतने मिनट बाद वो यहाँ से आएगा, इतने मिनट बाद फाटक बंद होने की जरूरत है, इतने मिनट बाद। तो हम इंसानी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, इंसान इंसान से कम्युनिकेट करता है। हम तारों पे बिलीव नहीं रखते, हम इंसानों को अहमियत देते हैं। जी जी बिल्कुल। अब इन्होंने कहा कि अब क्या हुआ है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जिद्दत आ रही है। तो अब क्या होता है, जिस तरह से गाड़ियों के अंदर जीपीएस मीटर चल सकता है, जिस तरह से मोबाइल में चल सकता है, इस तरह से ट्रेन को भी कनेक्ट कर दिया। और आप रेलवे की अपनी ऐप पे जाके, ऑफिशियल ऐप पे जाके आप ट्रैक कर सकते हैं कि ट्रेन इस वक्त कहां तक पहुंची, किस तरह से। ये पॉसिबल कैसे हुआ? भाई ट्रेन में टेक्नोलॉजी तो थी, ये अब ट्रेन को ट्रैक करना कौन सी टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हुआ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फर्क है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर रही है, और ज्यादा कीमती चीज आज के दौर में इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एक जगह पे बैठ के आप बहुत बड़े इलाके का पूरा नेटवर्क एक जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे बताएंगे इसका फायदा क्या होगा? फॉर एग्जांपल पूरे लाहौर का बिजली का जितना भी सेटअप है, फर्ज करें बहुत ही अच्छा जबरदस्त सेट हुआ हो और एक बड़े से कमरे में बहुत सारी स्क्रीन लगी हुई और पूरे लाहौर के अलग अलग इलाकों का सब कुछ आ रहा हो, तारें कौन सी तार में कितने सिग्नल जा रहे हैं, कितना वॉट की इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इस सब का उस कंट्रोल रूम में बैठे हुए बंदों को क्या फायदा?
जाना नहीं पड़ेगा, टाइम सेव होगा, लेबर कॉस्ट सेव होगी। इसकी एक एग्जांपल ये भी है, जैसे कुर्बान में सिटी में जैसे पूरे लाहौर में कैमरा इंस्टॉल किया, वो एक्शन उसी टाइम क्विकली लिया जा सकता है, कोई भी जैसे पूरे लाहौर में कैमरा इंस्टॉल किए गए एक जमाने में सिटी में जी। और हम फायदे पूछ रहे थे। फायदे आप यानी कि कोई भी यानी कि जिस तरह भी आपने बताया था कि वापडा वालों को टाइम लगता है आने में, अगर उस तरह होगा तो उसी टाइम से करते विद इन मिनट चीजें ठीक कर देंगे, रिस्पांस बेहतर होगा, आने में टाइम नहीं लगेगा, बैठे बैठे अंदाजा लगा सकते हैं। और असल गड़बड़ टेक्नोलॉजिकली क्या आ रही है उसको ऑफिस बैठे बैठे पता लग सकता है। किसी भी जगह को कम पावर देनी है, किसी जगह की पावर रोकनी है, किसी जगह पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी जगह ओवरलोड है, किसी जगह अंडरलोड है, उन सबको मैनेज करना है। तो ये सारा काम डिफरेंट डिवाइसेस कर रही हैं और वो डिवाइसेस के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर जो कि बिजली की चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एक एग्जाम्पल होती है ये जो बिजली की तरसील है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसी भी जगह इस्तेमाल हो सकता है, जहां बहुत सारी चीजों को एक नेटवर्क से जोड़ दिया जाए। जैसे ट्रेन की मॉनिटरिंग, ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग है। जैसे बिजली की मॉनिटरिंग, ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग है। एक बिल्डिंग में मौजूद बहुत सारे एसीज और उनको आपस में कनेक्ट किया हो, बहुत सारे प्रोजेक्टर उनको आपस में कनेक्ट किया हो, ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग है। लाहौर में लगे वो सारे कैमरे जो कि किसी भी जगह पे आप अगर व्हाइट लाइन को क्रॉस करते हैं और सिग्नल रेड और आपकी तस्वीर खींच के ऑटोमेटिकली उसको एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देते हैं, ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि पहले उतना नहीं होता था, और आईटी आने के बाद ये चीज काफी ज्यादा तेजी से फैल गई। गुफ्तगू करते करते हम जाते हैं अपनी गाड़ियों के सेक्टर पे। ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसमें क्या हुआ, इसको मैं जरा स्क्रीन को गाइड भी कर दूं। हाँ जी, ये जो गाड़ियों का सेटअप है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, ये मैंने स्क्रीन खुद से ब्लैक कर दी। मैंने कहा आप उधर ना देख रहे हो, आप सोच रहे हो। खैर आपने सोचना क्या, आपने किताबें देखना शुरू कर देना। ये गाड़ियों के सेक्टर में टेक्नोलॉजी तो थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या करेगी? क्या डेंसिटी? एंड्रॉइड एलसीडी लगा दी, और एंड्रॉइड एलसीडी आपको गाइड कर रही है। गाड़ी के अंदर जीपीएस मीटर लगा हुआ है और वो साथ साथ देख रहा है कि आप कहां जा रहे हैं। वो एक नक्शे से इंटरनेट पे कनेक्टेड है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रहा है। लेन असिस्ट कंट्रोल वगैरह है कि वो बकायदा पूरा मेजर करेगा कि आप गलत लेन में तो नहीं, या आपकी मूवमेंट किस तरह से आपको सीधा रखने में। उन्होंने कहा जी अब तो टेस्ला इस तरह की भी आ रही है जिसमें इंसान की भी जरूरत नहीं है। आपसे मुझे लोकेशन बताएं, वो खुद ही से सेंसर से सेंस करेगी कि बाकी गाड़ियों से कितना फासला है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, क्या होगा, सिग्नल लाल है या किस तरह से है, और वो आपको लेके जाएगी। बहुत सारी नई गाड़ियां ऐसी हैं कि फॉर एग्जांपल मैं नीचे जाऊं और एक बटन दबाऊं नीचे जाते हुए, तो मेरी गाड़ी को पता लग जाएगा आदित्य साहब आने वाले हैं। वो पार्किंग से निकले, थोड़ा सा एडजस्ट करे, तो उधर रश वगैरह के हिसाब से चलते चलते दरवाजे पे आके दरवाजा खोल दे और एसी पहले से चल रहा हो। बस होगी कोई 7 करोड़ की, लेकिन बहरहाल मतलब फीचर तो मजे के है ना। सेंसर जो है फासले को मेंटेन रखते हैं, ऑटो ब्रेकिंग के सिस्टम्स मौजूद हैं। सर टेस्ला बिग एग्जांपल है जी। टेस्ला तो गेम बहुत ऊपर ले गई है। टेस्ला इस वक्त गाड़ियों के अंदर टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं और उन्होंने गाड़ियों की कीमतें बहुत रेस कर दी हैं, क्योंकि अब लोगों को गाड़ी भी एंड्रॉइड टाइप की चाहिए, कि गाड़ी भी ऐसी हो जिसमें आधा कंप्यूटर हो, जो वॉइस से कंट्रोल होती हो, जो आपसे बातें करे, आप रास्ते में जा रहे हैं तो आपका दिल बहलाए, आपको मजे मजे की कहानियां सुना रही हो। इसकी एक ना नुकसान ये होता है, बंदे ने ना मुझे ये एयरबैग होता है, इसका सिग्नल दिया तो एयरबैग ही खोल दिया। ठीक है, अब अगेन टेक्नोलॉजी के अपने मसलों मसाइल भी हैं। वो आपकी आवाज सही ना पहचाने, आपका दांत टूटा हुआ, आपको तकलीफ हो रही है, आप बोल कुछ रही हैं, वो समझ कुछ रही है। ठीक है, फेशियल रिकग्निशन है कि मैं गाड़ी में बैठूं तो ही गाड़ी चले, पता लगे कि उस दिन मेकअप नहीं किया हुआ सही से, तो वो गाड़ी पहचानने से इनकार कर दे जी। गूगल मैप जो है वो कई दफा आपको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन नहीं देता। अंदरून में उसे समझ ही नहीं आता, वो समझता है ये रास्ता है, वहां पे दीवार होती है, क्योंकि वहां रास्ता होगा कभी। ठीक है, इन्होंने इस्लामाबाद जाते हुए वो खाई में से एक शॉर्टकट बता रहा था कि अगर इस खाई में उतर जाए तो जरा जल्दी हम इस्लामाबाद तक पहुंच जाए। तो टेस्ला तो सैटेलाइट से चीजों को कनेक्ट कर रहा है,
अब इस वक्त जो जदीद काम है वो एक सैटेलाइट मोबाइल फोन पे काम कर रहे हैं जिसको अप्रोचेबल किया जा सके नॉर्मल यूजर के लिए, कि जिस तरह से एक सैमसंग का मोबाइल जितना कॉस्ट करता है उतनी कॉस्ट में आपके पास एक सैटेलाइट मोबाइल फोन हो जिसमें सिम की जरूरत ही ना हो, वो चलते सैटेलाइट से है। आप शहरा में भी हैं तो वहां पे भी आप बात कर सकें। फिर आपका फोन है और आपकी गाड़ी, और गाड़ी भी समझदार है और फोन भी समझदार है, तो ये आपस में बातें कर सके, एवं बोर ना हो रहे हो आपस में बैठ के एक दूसरे का दिल लगाते रहे। तो आपका फोन आपकी गाड़ी को इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, आपकी गाड़ी आपके फोन को इंस्ट्रक्शन दे रही हो, और आप जो है वो मतलब चीजों को कनेक्ट कर रहे हो। और क्या हो सकता है? गाड़ियों की सेल परचेज ये आजकल ऑनलाइन हो रही है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी एप्स हैं। पार्कव्हील जो है वो बहुत बड़ा सेटअप चला रहे हैं और उसके अंदर जो है वो गाड़ियों की इवन बाइंग एंड सेलिंग भी पुराने जो रिवायती दौर थे कि शोरूम पे लाके खड़ी करेंगे तो बिकेगी, अब जो है वो गाड़ी किसी भी जगह खड़े खड़े आप डिफरेंट ऑनलाइन मैकेनिज्म से सेलर बायर आपस में कनेक्ट करके एक दफा फिजिकली आके गाड़ी को देख लेते हैं और डील डन हो जाती है। गाड़ियों में जैमर वगैरह लगे हुए होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। इवन गाड़ी से कम्युनिकेट करती है। फॉर एग्जांपल होंडाई की आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप ही के नाम पे एक दूसरी होंडाई की भी गाड़ी है, तो आप अपनी गाड़ी में बैठ के उसको ये पूछ सकते हैं कि इस वक्त दूसरी वाली गाड़ी कहाँ पे, और वो सिस्टम जो है वो हैक भी नहीं हो रहा होता। यानी कि वो चोर गाड़ी चोरी कर लेगा लेकिन गाड़ी की लोकेशन को वो नहीं छुपा सकेगा। अब घर बैठे मैकेनिक आएगा, घर बैठे स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे, तो टेक्नोलॉजी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी तूफान मचा दिया। अगर एक खास स्पीड सेट है और वालिद ने वो सारा सिस्टम लगाया हुआ है, तो जैसे ही आप एक खास लेवल की स्पीड से ऊपर जाएंगे तो वाले साहब को कॉल चली जाएगी। फिर वाले साहब जो है वो आप उनको जितना मर्जी कहते हैं कि नहीं जी मैं कसम खा के कहता हूँ रफ्तार वो नहीं थी, वो कहेंगे टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलती, इंसान झूठ बोल लेते हैं। ऑल्दो टेक्नोलॉजी भी झूठ बोल लेती है लेकिन उसके चांस 1% होते हैं, इंसान के झूठ बोलने के चांस 90% होते हैं। ठीक है, और इंसान भी अगर वो हो जो वालिद की इंस्ट्रक्शन के बावजूद रफ्तार तेज कर रहा हो तो फिर तो तूफान मच जाएगा। सर यूनिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी बनती है। सर टेक्नोलॉजी इंसान को लेजी कर रही है, यस बिल्कुल सही कहा। आहिस्ता आहिस्ता इंसान लेजी होते जा रहे हैं, वो पुराने दौर वाली मेहनतें नहीं रही, वो पुराने दौर वाले लोग नहीं रहे। ठीक है, ज्यादातर लोगों के पेट निकले हुए हैं। ठीक है, मतलब यंग स्टूडेंट्स के पेट निकले हुए देख के हैरत होती है। चलो हम तो जरा पुराने वो हैं लोग हैं और फमों के मुफ्ते खाए हुए हैं तो उसके बाद मोटे हो गए, तो आप लोग तो मतलब यंग जनरेशन अगर हाँ यंग जनरेशन की सेहत देखें, किसने कहा सेहत देखने की। ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब जो है ना सिर्फ पेट नहीं है, आप अपनी कलाइयों को भी अगर गौर से देखेंगे तो वो भी पतली है। ठीक है, अच्छा यंग की बात हो रही है, उन्होंने कहा मैं तो बच्चा हूं तो इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान को लेजी कर रही है और इंसान जो है वो इतना सहूलत पसंद हो गया है कि अब वो उतना एक्टिव नहीं रहा। अब इंसान कहता है कि ठीक है मुझे इतना एक्टिव होने की क्या जरूरत है भाई। अगर हमारे बड़े हमें बताएं कि बेटा तुम लोग तो बड़े सुस्त हो, हम अपने जमाने में 10 किलोमीटर वॉक करते थे, हम कहेंगे क्यों? वो वहां से जाके हम जो है वो दूसरे गांव से दूध लेके आते थे, तो हम कहेंगे हम तो ऑनलाइन मंगवा लेते। अब वो दूध चाहे दूध ना हो, वो चाहे केमिकल से भरी हुई चीज हो, लेकिन कम से कम हमें ये सहूलत है कि हमें 10 किलोमीटर वॉक नहीं करनी पड़ रही। अक्सर बच्चे मासूमियत में पूछ लेते हैं तो आप साइकिल क्यों नहीं चलाते थे, फिर चिपड़े पड़ जाती हैं। तो वो अगेन एक जमाना था लोग बहुत ज्यादा वॉक करते थे, फिर एक जमाना था लोग साइकिल बहुत यूज करते थे। इवन स्टूडेंट एरा, मुझे याद है कि मैं जब स्टूडेंट था तो हमारी क्लास खत्म होती थी, उसके बाद 70 to 80% क्लास से बाहर निकल के स्टॉप पे खड़े होते थे, अपनी बस का इंतजार कर रहे होते थे। और इस वक्त मेजॉरिटी स्टूडेंट निकलते हैं और अपनी बाइक पे जाके बैठ जाते हैं, और मैं बड़ा हैरान हूँ कि बच्चे बाइक अफोर्ड कैसे कर रहे हैं। बच्चे थोड़ी कर रहे हैं, वालिदैन अफोर्ड कर रहे हैं ना बेचारे। आज के दौर में आपको हॉस्टल्स में एसी भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग बहुत सहल पसंद हो गए हैं, जिसकी वजह से आप में मेहनत करने की कैपेबिलिटी फारिग हो गई है। और ये जनरेशन गैप है, जो बड़े हैं वो समझते हैं आप मेहनती होंगे और आपको मेहनती होना चाहिए, जबकि आप उतने मेहनती नहीं है। यही मसला है कि टीचर्स जो है वो आपको काम देते हुए सोचते हैं कि ये मेहनत करेंगे। आप जब क्लास में पहले दिन आते हैं और आप कहते हैं मैं आग लगा दूंगा, तो टीचर को लिटरली वो आग फील हो रही होती है कि ये कभी ना कभी आग लगा देगा, लेकिन वो आग तो आपने ऑनलाइन लगानी होती है, वो आग तो दिल में लगानी होती है खाली।
सर लेकिन एक मसला ये भी है ना कि वो बच्चों को मतलब टेक्नोलॉजी के मिसयूजेस की वजह से मतलब आजकल की जनरेशन मेंटली तौर पे पुरानी जैसे आज की जनरेशन मेंटली तौर पे पुरानों से बहुत आगे है, क्योंकि इन्होंने बड़ा तेजी से टेक्नोलॉजी को देखा है, चीजों को समझा है, बड़े कम टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो किया है। तो आज के दौर के तो छोटे छोटे बच्चे टिकटॉक पे लाखों रुपए कमा रहे हैं, यूट्यूब पे कमा रहे हैं, ऑनलाइन चीजों में जा रहे हैं, फिर नई से नई लैंग्वेजेस आ रही हैं, और बहुत ज्यादा जो लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट हैं या जो डेवलपर्स हैं वो डिग्री याफ्ता भी नहीं है, वो 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने शौक की वजह से नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, और पुराने लोगों ने अपने आप को अपडेट करना छोड़ दिया, तो नए लोग आए, उन्होंने कम टाइम में वो सारी इजी लैंग्वेजेस सीख ली। बहुत ज्यादा कंपनियों में बहुत ज्यादा यंगस्टर्स बहुत आगे तक चले गए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जहनी तौर पे आज वाली नस्ल ज्यादा तेज है। पढ़ाई की तरफ फोकस होना ना होना वो एक अलग चीज है, लेकिन जहनी तौर पे तेज जरूर है। वो तेजी बस पढ़ाई को छोड़ के हर जगह अप्लाई हो जाती है, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऑटोमोबाइल और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इसके अंदर काफी गुफ्तगू हो गई। गुफ्तगू को लेके चलते हैं, हमारी किताब ने बिला वजह की एक लंबी डिस्कशन कर दी टेक्सटाइल सेक्टर पे। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आईकेप की किताब से एक एरर हुआ और उन्होंने एक एग्जांपल देनी होगी जो कि बॉक्स के अंदर होती है, जो मैं फिर अपनी किताब में ना डालता क्योंकि एग्जांपल समझाने के लिए होती हैं, लेकिन उन्होंने एग्जांपल्स को भी उठा के मेन टेक्स्ट के साथ जोड़ दिया, उसको मेन टॉपिक बना दिया, तो मजबूरन मुझे इसको यूज करना पड़ा। अगर आप देखेंगे आपको एक नजर आएगा टेक्सटाइल का एरिया, और उसमें आगे एक हेडिंग नजर आएगी एग्जांपल ऑफ स्पोर्ट्स वेयर एंड ड्राई फिट रेवोल्यूशन। ये जो आगे एग्जांपल है इसको सिर्फ एक दफा आप सरसरी सा देख लेना है, असल में जो टेक्सटाइल सेक्टर की बात हो रही है वो उससे पीछे हो रही है। टेक्सटाइल की दुनिया में आईटी क्या चेंज लेके आई या टेक्नोलॉजी क्या चेंज लेके आई? इलेक्ट्रॉनिक मशीनें इलेक्ट्रॉनिक हो गई, पुराने जमाने में हाथ से सिलाई होती थी, रोबोट्स काम कर रहे हैं, कंप्यूटर्स ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं। आप एक डिजाइन बना के दे देते हैं, उसके बाद मशीन वो सारा डिजाइन सबके ऊपर अप्लाई कर देती है। पहले होता था कि यानी कि जैसे वीव करनी है कॉटन को पहले धागे में कन्वर्ट करना वो अलग होता, लेकिन अब वो सिर्फ रॉ कॉटन डाल अब एक ही मशीन के अलग अलग यूनिट्स हैं, वो रॉ कॉटन से लेके एंड तक का सारा सफर कर लेते हैं, और एरर आई मशीन बता देती है। इवन मशीन को आप ये तक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि इस तरह की धागे की, इस तरह की धागे से इस तरह की डेंसिटी की ये वाली मिक्सिंग करनी है। इंसान उसमें एरर कर देता है, लेकिन अगर आपने मशीन को प्रॉपर इनपुट सप्लाई किए हैं तो वो सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से जोड़ेगा। और क्या है टेक्नोलॉजी में? जी बिल्कुल, आप चीजों को सेल कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर की फरमाइश पे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। जैसे हमने गाड़ियों की बात की ना, टेस्ला तो इतना आगे चला गया कि आप उनकी वेबसाइट पे जाए, आप क्या मुझे ये वाली बेसिक गाड़ी चाहिए, तो उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका वर्जन कौन सा होना चाहिए, उसमें क्या कैपेसिटी की, जैसे आप कंप्यूटर में नहीं करते कि जी इसमें रैम इतनी डाल दे, इसमें फलाना इतना डाल दें, इसकी स्क्रीन ऐसे कर दे, तो आप गाड़ियों को घर बैठे कस्टमाइज करें, और इंतहाई मजे की बात है कि आपके घर गाड़ी डिलीवर भी हो जाएगी। तो और क्या चाहिए? ये सारे शिक्षकों के लिए एक ही चीज चाहिए, पैसा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी यहां तक ले गई है, तो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी इस वक्त ऑटो बाइंग हो रही है, बिजनेसेस एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं। और क्या हो रहा है? टेक्सटाइल डिफेक्टिव पीस खुद से साइड पे हो जाते हैं। मशीन इतनी कैपेबल हैं कि अगर उन्हें डिफेक्टिव कपड़ा नजर आए उसको साइड पे निकाल देते हैं, डिफेक्टिव धागा नजर आए उस चीज को उतना कट कर देते हैं, उसको साइड पे करके आपको क्वांटिटी बता देते हैं, इवन बता देते हैं कि इतना इनपुट हुआ, इतनी क्वांटिटीज निकली। हम बैठ के प्रोसेस अकाउंटिंग की लेजर बनाते रह जाते हैं। मशीन में डालो, मशीन सारा काम करके खुद ही से अकाउंटिंग भी कर देगी। फारिग हो गए अकाउंटेंट, तो फारिग हो गए। बस जिसको अकाउंटिंग की समझ होगी वो बता सकेगा कि मशीन कर क्या रही है। तो इतनी समझ चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये प्रोसेस अकाउंट वाकई में असल में बैठ के नहीं बनाना है। असल में आपको जो स्किल चाहिए ना वो बड़ी कम पढ़ाई जाती है पूरे कैफ में। बिजनेस चाहिए, मैनेजरियल स्किल चाहिए। एक बिजनेस के ऊपर एक ओनर होता है, ओनर के नीचे 15 ब्रांचें होती हैं, तो उसने 3 सुपर मैनेजर रखे होते हैं, उन 3 सुपर मैनेजर के नीचे 15 ब्रांच मैनेजर होते हैं, और एक ब्रांच मैनेजर के नीचे अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट, अकाउंट का स्पेशलिस्ट जाके नौकरी करते हैं, काम करते हैं, और इनसे काम करवाता है एक मैनेजर जो कि उस ब्रांच का मैनेजर है, जो कि शायद एफए पास हो।
लेकिन उसको काम करवाना अच्छा आता हो। और उससे ऊपर होगा सुपर मैनेजर, जोनल मैनेजर, फलाना मैनेजर, जिसको इन मैनेजर से काम कराना आता होगा। सेठ को किसी एक ब्रांच में मौजूद किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से ज्यादा पसंद है वो बंदा जो कि ब्रांच चला के दे रहा है, उससे ज्यादा पसंद है वो बंदा जो पूरा जोन, पूरा सूबा चला के दे रहा है, उससे ज्यादा पसंद वो सीईओ है जो कि पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है। तो खूबसूरत बात ये है कि अगर ये पेपर में मैनेजेरियल पोर्शन ना हो तो आप सिर्फ नौकर बन रहे हैं बाकी सारे पेपरों में। ये पेपर आपको मालिक बना रहा है, ये पेपर आपको एनालिसिस करना बता रहा है और मैनेजेरियल लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे और ऊपर टेक्निकल लेवल पे चीजें आपको सिखा रहा है। तो सिर्फ अकाउंटेंट नहीं बनना। आज के दौर का अकाउंटेंट जाके अकाउंटिंग नहीं करता, वो बिजनेस मैनेज करता है। और बिजनेस कैसे मैनेज करता है? एमएफए का ये पेपर तैयार कर। अगेन ये पेपर आपको स्ट्रेटेजीज बता रहा है, ये आपको दुनिया में होने वाली न्यू हैपनिंग्स बता रहा है, टेक्नोलॉजी का क्या ताल्लुक है, बाहर के कस्टमर्स को कैसे देखना है, इंटरनल एनालिसिस कैसे करना है, एक्सटर्नल कैसे करना है, कंपटीशन में किस तरह से आगे जाना है। आप बिजनेस करना सीख रहे हैं और बाकी पेपर आपको नौकर बना रहे हैं कि अब अगर बॉस ने कहा है कि ये एंट्री पास कर दो तो एंट्री कैसे पास करनी है, बॉस ने कहा रिकनसाइल कर दो तो रिकनसाइल कैसे करना है, बॉस ने कहा टैक्स रिटर्न बना दो तो टैक्स रिटर्न कैसे बनानी है। वो सारे पेपर आपको नौकर बना रहे हैं और जो पेपर आपको मालिक बना रहा है वो आप पढ़ते ही नहीं जी। अब अगेन यानी कि वो पेपर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें धोखा ना दे। हम एक मैनेजर हूं तो नीचे वाला बंदा ये ना कहे सर आपको क्या पता डबल एंट्री क्या होती है, तो हम कहेंगे साइड पे हो जाओ, उसका रजिस्टर पकड़ के और डबल एंट्री से भर देंगे। ठीक, तो हमें इतना पता होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जो स्किल हमें चाहिए दैट इज कम्युनिकेशन। जो स्किल हमें चाहिए दैट इज मैनेजेरियल कैपेबिलिटी, कि हम चीजों को मैनेज कर सके। तो अगेन टेक्सटाइल की हम बात कर रहे थे, टेक्सटाइल के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो काफी चेंजेस लेके आई। फिर अचानक से बैठे बैठे किताब को पता नहीं क्या जोश चढ़ा और उन्होंने एक एग्जांपल देनी शुरू कर दी, ड्राई फिट टेक्नोलॉजी। इन्होंने कहा कि जी कपड़ों के अंदर भी साइंटिफिक तरीके से अगर रिसर्च की जाए तो बड़ा कुछ निकल सकता है। एक जमाना था कि जो स्पोर्ट्स वेयर होते थे या जो खेलने के कपड़े होते थे वो नॉर्मल तरीके से जैसे बाकी कपड़े होते हैं उस तरह से बनाए जाते थे। वो बड़ी जल्दी जो खेल रहे होते थे बड़ी जल्दी पसीनों पसीन हो जाते थे, कपड़ों में से स्मेल आनी शुरू हो जाती थी, जिस्म हीटअप होना शुरू हो जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सोचा समझा कि हम जरा थोड़ा सा देखें कि डिफरेंट तरह की कौन कौन सी यान को किस किस तरह से आपस में मिक्स करके किस किस्म की प्रोडक्ट बनाई जा सकती है जो खेलने वालों के लिए बड़ी आइडियल हो। तो नाइके की ड्राई फिट टेक्नोलॉजी, उन्होंने क्या किया, एक खास मटेरियल की कुछ ऐसी शर्ट्स डिजाइन की जो कि पसीने को अब्जॉर्ब करती हैं और उसको सॉर्ट ऑफ यूं समझें कि ठंडक में कन्वर्ट करती हैं। जैसे वो गर्मी से आप वो करते हैं ना कि इसकी एग्जांपल क्या दी जाए? ठीक है ठीक है, भाई ने कहा जैसे गीला कपड़ा डाल के पंखा चला दे या जमीन पे पानी का छिड़काव करते हैं और उसके बाद उस पर जब धूप पड़ती है तो उससे ठंडी ठंडी सी जो है वो वेव्स आती हैं। तो इसी तरह से उन्होंने कपड़े पे टेक्नोलॉजी पे इस तरह से काम किया कि वो पसीने को ना सिर्फ एब्जॉर्ब करेगी बल्कि बाहर वाले लोगों को उसकी स्मेल भी नहीं पहुंचाएगी और उसको ठंडक में कन्वर्ट करके, जैसे बहुत ज्यादा पसीने के बाद आप पंखे में बैठे या इजी होके बैठे तो आपको ठंडक, तो अंदर का जिस्म जो है वो बहुत ज्यादा हीटअप नहीं होगा, बाहर के लोगों को बहुत ज्यादा स्मेल नहीं आएगी, अंदर की साइड गीली होगी और बाहर की साइड जो है वो खुश्क होगी। अब ये पूरी साइंस है कि कौन सा फाइबर, कौन सा कपड़ा, कौन सा धागा किसके साथ कितनी क्वांटिटी में कैसे मिक्स हो तो इस तरह से हो। जब ये चीज कामयाब हुई तो फिर उन्होंने आगे सोचा कि फिर तो हर चीज में रिसर्च की जा सकती है। जॉगर्स, एक रेगुलर जॉगर एक बंदे ने पहना वो और एक बंदे ने नाइकी का जॉगर पहना वो, ये बंदा कम थकेगा क्योंकि उसने जॉगर पे 25,000 रुपए खर्चे होंगे तो उसके बाद उसके थकन बिल्कुल भी नहीं फील होगी क्योंकि उसने महंगे वाला जॉगर पहना है। होगा ये कि वो पाँव के स्ट्रक्चर के हिसाब से पूरी रिसर्च के साथ के पाँव पे कितना लोड पड़ना चाहिए, कौन से हिस्से पे, वहां वो उसकी इस तरह का डिजाइन रखेंगे कि बंदा कम एफर्ट करे और ज्यादा काम हो जाए। मशीन का यही तो मकसद होता है कि आप थोड़ी सी टेक्नोलॉजी साइंस यूज करके ऐसा करते हैं कि कम एफर्ट से ज्यादा आउटपुट हो। तो इवन इस तरह के जॉगर्स जो आप पहन के खेलें तो आपको कम थकन होगी, ऐसे जॉगर्स जो पहन के भागे तो तेज भागेंगे, ऐसे कपड़े जिनको पहन के खेलेंगे तो आप जरा ज्यादा इजी रहेंगे, फिट रहेंगे। बाकी तो किताब बहुत डिटेल में चली गई कि ओलंपिक्स आए थे, फिर ओलंपिक्स को उन्होंने यूं सोचा था, फिर ऐसे हुआ था, लेकिन इन अ नटशेल हम ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी या साइंस इस्तेमाल करके चीजों को कहां से कहां ले जाया जाता है।
आप रॉ चीजें देते हैं और एक डिजाइन दे देते हैं मशीन को, मशीन उस डिजाइन का, उस डायमेंशन का, उसी तरह के टेक्सचर का पूरा आपको कपड़ा प्रिंट कर देती है। जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, आप खाम लोहा दें और मशीन को एक 3D डिजाइन दें, मशीन वो 3D डिजाइन खुद बना के निकाल के आपके हवाले कर देती है। तो टेक्नोलॉजी जब मौजूद है तो उसको जरूर यूज करना चाहिए। इससे आप अपनी एक्सेसिव जो मैन पावर है उससे जान छुड़ा लेंगे, लेकिन जो टेक्निकल मैन पावर है उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी जहां इंसानों को खाती है वहां इंसानों को बहुत ऊपर भी लेके जाती है। और मैंने आपको कहा था कि टेक्नोलॉजी आने से पहले जितनी मुलाजमतें थी और टेक्नोलॉजी आने के बाद जो मुलाजमतें हैं वो बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। टेक्नोलॉजी ने उन लोगों को खाया है जिन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग नहीं किया। बातें समझ आ रही हैं? ये जनरल चैप्टर है, एवं हम बस इस पे डिस्कस करते जा रहे हैं। तो डिसरप्शन और बाकी सारी चीजें आपको समझ आ गई। किताब ने हल्का सा ब्लॉकचेन का जिक्र किया, वो तो नहीं ना जानना ये क्या होता है, बल्कि चले मैं आपसे जानता हूँ। हाँ भाई सर, आई हेट थ्योरी, कैन यू हेल्प मी टू गाइड, कैन यू हेल्प मी टू गाइड, कैन यू गाइड मी टू हेल्प। ठीक है, उन्होंने कहा जी मुझे थ्योरी जहर लगती है। तो मैं आपसे कौन सा कह रहा हूँ कि थ्योरी याद करें, सुन के भूल जाए। भाई पेपर में अगर वो पूछ लें कि एजुकेशन ने टेक्नोलॉजी के साथ क्या किया या टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन के साथ क्या किया, तो आपको ये रट्टे की जरूरत नहीं है। पहली बात ये कि इन 5 चैप्टर्स की मिला के वेटेज एक तरफ और उधर से 7, 8, 9 की अपनी एक वेटेज चल रही है। तो उसके बाद इन 5 चैप्टर्स में से इस चैप्टर की अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो को बहुत ज्यादा नहीं है। और ऊपर से अगर सवाल भी आए तो वो सवाल जेनेरिक टाइप का होगा, क्योंकि हमने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी, कोई मॉडल नहीं पढ़ा जिसको हमने याद करना है। हमने एक तबसरा पढ़ा है कि टेक्नोलॉजी बिजनेस के साथ क्या कर रही है। तो ये एक इजाफी चैप्टर आई कि अपने आपकी मालूमात बढ़ाने के लिए शामिल किया। इसका मकसद सिर्फ आपको नए से नई बातें बताना और टेक्नोलॉजी क्या कर रही है आपको आज बैठ के ये एहसास हो जाए। होता ये है कि आप पढ़ते जाते हैं तो आपके ध्यान में सिर्फ अकाउंटिंग होती है। कम से कम आपको आर्टिकल में जाने से पहले ये पता लग जाए कि टेक्नोलॉजी इस वक्त बिजनेसेस के साथ क्या कर चुकी है। उसका फायदा ये होगा कि जब आप फर्म में जाएंगे तो आप टेक्नोलॉजी से दोस्ती करेंगे। आप लैपटॉप के ऊपर ऑडिट करते हुए आपको अच्छा लगेगा। आप हर ऑर्गेनाइजेशन को जाके देखेंगे वो टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, आप सीखेंगे और अपनी उन तमाम ये जो ऑब्जर्वेशन है उसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट रखेंगे कि टेक्नोलॉजी मेरे साथ क्या करेगी, या मैंने इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है और मैंने कैसे अपने आप को आगे लेके जाना है। टेक्नोलॉजी का फायदा यह है कि घर बैठा एक गरीब आदमी भी अच्छा बिजनेस कर सकता है। आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और एक मुनासिब सा मोबाइल या मुनासिब सा कंप्यूटर चाहिए। उसके बाद आपका अगर दिमाग चलता है तो पूरी दुनिया आपके सामने है। आपका कंज्यूमर पूरी दुनिया आपके सामने स्क्रीन के अंदर मौजूद है। अभी आपकी चालाकी है कि आपने उन तक कैसे पहुंचना है। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में लोग रातों रात अमीर भी होते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप एक ऐप बनाते हैं और 2 महीने में 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंच जाते हैं और आपके सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से आपको महीने के लाखों रुपए आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर इस तरह से। लेकिन आप देखते हैं सक्सेसफुल एग्जांपल्स कि यूट्यूबर और टिकटॉकर्स तो पता नहीं कहां से कहां चले गए, लेकिन आपको हजारों वो लोग जो कि फ्लॉप भी हुए होते हैं वो नजर नहीं आते। तो मेहनत हर जगह है, लेकिन मेहनत अच्छी डायरेक्शन में की जाए तो इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त जो आईकेएप का मकसद है वो ये नहीं है कि आपको इससे रट्टे लगवाए, आप इसको पेपर में जाके पास करने के लिए दें। इस चैप्टर का साफ मतलब एक ही है कि वो ये चाह रहे हैं कि आपको इस एज में, इस टाइम पे अभी से अंदाजा हो जाए कि टेक्नोलॉजी हर बिजनेस को खा चुकी है और जो टेक्नोलॉजी पे बिजनेस शिफ्ट नहीं हुआ वो तबाह हो गया, फारिग हो गया। कोई एग्जांपल जो टेक्नोलॉजी पे नहीं शिफ्ट हुआ, टाइपराइटर। टाइपराइटर बनाने वाले कहाँ हैं? पुराने जमाने के जो टीवी वाले हैं वो कहाँ हैं? पुरानी सारी नोकिया, उसने वक्त के साथ स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, वो पुराने सिम्बियंस पे चल रहे थे। नोकिया दुनिया की नंबर 1 कंपनी थी और अब एक छोटी सी चाइना मोबाइल कंपनी टाइप की एक कंपनी काउंट होती है और लोगों ने उसे पीछे छोड़ दिया। सैमसंग की वाइंडिंग अप हो रही थी, 1 महीने बाद वो अपनी ऑफिशियल वाइंडिंग अप अनाउंस कर रहे थे जब उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक दफा एप्पल को कॉपी करते हैं, एक दफा तजुर्बा करते हैं, मर तो रहे हैं, जाने से पहले पहले चलो एक गुनाही कर लें। उसको चोरी किया, उसके हिसाब से उस तरह के पैटर्न की चीज दी, लोगों को पसंद आई, लोगों ने लेने शुरू कर दी। एप्पल ने इन पे केस कर दिया। केस का फैसला जब तक आया तब तक इतना कमा चुके थे कि उनको जुर्माना देने के बाद भी इनकी कंपनी नंबर 1 और 2 की जंग में आसपास चल रही थी। और नोकिया जो कि
2 महीने पहले अपना मॉडल लॉन्च करते थे तो उनके ऑर्डर्स बुक हो जाते थे, लोगों से पहले पैसे पकड़ लेते थे और बाद में मोबाइल देते थे, वो फारिग हो गया। तो टेक्नोलॉजी को टाइम पे अडॉप्ट करना बड़ा जरूरी है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस सारे उसमें। सर इन 5 चैप्टर्स की वेटेज कितनी है? पहला दिन आपने जरूर अटेंड करना है, पहला लेक्चर, उसके अंदर मैंने पूरा एनालिसिस शेयर किया था। तो ये 1 से 5 तक जो है ना, इन पे हमने उतनी तवज्जो नहीं देनी। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे कहूंगा मैंने पढ़ाना नहीं है, मैंने पढ़ाना है, लेकिन आपने उस तरह से याद नहीं करना जैसे चैप्टर 7 और 8 को याद किया है। पता नहीं, मेरी बात सुन के भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि अच्छा सर पता नहीं क्या सोच के बैठे हुए कि 7 8 हमने क्या कर लिया होगा। तो ब्लॉकचेन पे तो कोई बात नहीं ना करनी, इसमें एक हल्का सा तस्करा है, वो तो आपको पता ही है क्या होता है ये ब्लॉकचेन। चलें बस जाते जाते ना, किताब ने हल्का सा एक आइडिया दिया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी है। क्या है ब्लॉकचेन? जी ब्लॉकचेन के बारे में आप में से कोई गाइड करे, ऑनलाइन कोई गाइड करना चाहे, ये ब्लॉकचेन क्या है? भाई मैं तो पुराना आदमी हूँ ना, मुझे क्या पता ब्लॉकचेन, आप लोग नए लोग हैं। मैं वैसे इतना पुराना आदमी नहीं हूँ जी। एक चीज जो आपको पता है वो है कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है। क्रिप्टो करेंसी जिसकी एक किस्म बिटकॉइन है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलती है। जी क्या है ये ब्लॉकचेन, क्या है? कोई तो होगा दोस्त, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। नहीं, बिटकॉइन तो उसकी एक प्रोडक्ट है ना, पीछे ये टेक्नोलॉजी क्या है? इंटरेस्ट ही नहीं है, ये भी सही है। हाँ जी, ऑनलाइन एक महीने का सर डिसेंट्रलाइज्ड। सर ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड चेंज नहीं हो सकता, ट्रांजैक्शंस एल्गोरिदम पे बेस कर रही होती है, शेयर्ड। ऑनलाइन वाले तो बड़े पढ़े लिखे हैं, साथ साथ गूगल पे सर्च कर करके तो नहीं लिख रहे। फिजिकल वाले सारों के चेहरे ना फीके हो चुके हैं। चले, ब्लॉकचेन बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। जैसे आप डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं ना, दुनिया में एक टाइम पे ट्रिपल एंट्री सिस्टम भी आया अकाउंटिंग का, जो डबल एंट्री सिस्टम से ज्यादा मजबूत था, लेकिन अभी तक लोगों को डबल एंट्री नहीं समझ आया था, तो ट्रिपल एंट्री पे बेचारे कहां जाते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का कॉन्सेप्ट आया कि एक ही एंट्री 25 जगह पे रिकॉर्ड हो रही हो और हर जगह उसका एक छोटा छोटा सा ब्लॉक हो और वो सारे ब्लॉक इकट्ठे जोड़ के देखे जा सकते हो। और ये समझाने के लिए मेरे पास एग्जांपल है टोरेंट। टोरेंट्स तो यूज करते हो, हाँ देखा, गलत चीज जो है ना वो आप फौरन से। तो टोरेंट क्या करता है? टोरेंट एक फिल्म को, एक सीजन को या एक ड्रामे को 700 हिस्सों में फर्स्ट टाइम डिवाइड कर देता है। इतना छोटा हिस्सा जिसकी मूवमेंट आसान है, और लेकिन दोनों तरफ सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है वो जितने भी लोगों के पास वो 700 टुकड़े पड़े होते हैं, उन सबसे कह रहा होता है यार थोड़ा सा टुकड़े ही दे दो, थोड़ा सा उधार। तो पीयर टू पीयर चल रहा होता है, यानी कि कोई वो नहीं है, कोई मेन वेबसाइट नहीं है जहां पे वो माल पड़ा हुआ है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे ये अलग अलग लोगों के पास फिल्म पड़ी हुई है और वो उसके सीडर्स बन रहे हैं। वो सीड हैं जिनके पास पूरी फिल्म है, वो पीयर्स हैं जिनके पास लेस देन पूरी फिल्म है, यानी उनके पास 100% टुकड़े नहीं है। तो 700 टुकड़े एक बंदे के पास पड़े हुए हैं, 301 के पास पड़े हुए हैं, 201 के पास पड़े हुए हैं। मैं इंटरनेट पे जाता हूँ और मैं वो टोरेंट डाउनलोड करना शुरू करता हूँ, तो मेरा कंप्यूटर इन 3 लोगों से टुकड़े मांगना शुरू कर देगा, इंटेलिजेंटली ये देखते हुए कि उन 2 के पास क्या नहीं है वो इनसे मांग लिया जाए और जो उनके पास है वो उनसे मांग लिया जाए। कोई बैठा होगा किसी जगह, उसकी अपलोडिंग स्पीड बहुत कम होगी, कोई किसी जगह उसका उसकी अपलोडिंग स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन मेरी स्पीड एंड डिपेंडिंग अपॉन उनकी स्पीड, एक फिल्म के कई टुकड़े, थोड़े से इधर से पकड़े, थोड़े से इधर से पकड़े, थोड़े से इधर से पकड़े, हर टुकड़े को पकड़ा, हर टुकड़े के पीछे लिखा था कि मेरे से पीछे वाले पायन का नंबर है 29, मेरे से आगे वाले पायन का नंबर है 30, तो पीछे वाले 29 को साथ जोड़ा, आगे वाले 30 को साथ जोड़ा, उसको ऐसे जोड़ के एक ट्रेन बनाई और फिल्म तैयार। तो ब्लॉकचेन इसी तरह से चलती है। ब्लॉकचेन में छोटे छोटे से ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में एक छोटा सा डाटा है, हर ब्लॉक का एक नंबर है, एक यूनिक नंबर, उसको हम हैश कहते हैं। वो यूनिक नंबर ऐसा है जो किसी और ब्लॉक का नहीं होगा, यानी कि वो मिलियंस ऑफ परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन के हिसाब से उन्होंने बड़े बड़े रेफरेंस नंबर उसके बना दिए। और हर ब्लॉक अपने से पिछले ब्लॉक का रेफरेंस भी दे रहा होता है। तो किसी भी ब्लॉक के अंदर 3 चीजें हैं, अगला ब्लॉक, ये ब्लॉक कौन सा है, पिछले ब्लॉक का रेफरेंस क्या है, और इस ब्लॉक के अंदर डाटा क्या है। अगर आपने अंदर का डाटा चेंज कर दिया तो इस ब्लॉक का रेफरेंस नंबर चेंज हो जाएगा। जब इसका रेफरेंस नंबर चेंज हो जाएगा, हैश बदल जाएगा, तो अगला वाला ब्लॉक जिसने बताया था कि मेरे से पीछे वाले पायन का नंबर 29 है, पीछे वाले पायन का नंबर तो 29 नहीं रहा, वो तो 72 हो गया। तो आगे वाला चेन, आगे वाला जो ब्लॉक है वो पीछे वाले को स्वीकार करने से इनकार कर देगा, वो कहेगा ये हम में से नहीं है, इसको ले जाओ, ये कोई और चीज है।
कनेक्शन टूट जाएगा। तो अगर बीच में किसी ने भी एक चेंज कर दी तो वो पूरी ब्लॉकचेन टूट जाएगी और वो पूरा डाटा सही से नहीं पकड़ा जा सकेगा। तो अब अगर एक डाटा 25 अलग अलग कंप्यूटर्स पे उसको एक जगह जोड़ना है तो उन 25 कंप्यूटर्स से ऑथेंटिक वे में डाटा उठाना है और उनमें से किसी ने उसमें चेंज ना किया हो। इंतहाई मजे की बात है कि मेरे सिस्टम में अगर एक ब्लॉक मौजूद है और उस ब्लॉक में लिखा हुआ है KM5903, तो मुझे कभी भी नहीं समझ आएगा कि क्या चीज है। लेकिन ये 25 ब्लॉक जोड़ के शायद ये एक स्टेटमेंट हो जिसमें एक बंदे ने दूसरे को एक सीक्रेट मैसेज भेजा हो जो कि कोई पढ़ ना सके, लेकिन ये वही पढ़ सकेगा जिसके पास वो उसको दोबारा से असेंबल करने की ऑप्शन है। वो सारे ब्लॉक्स को तरतीब से जोड़ेगा, उन ब्लॉक्स के अंदर के डाटा को बाहर निकाल के बताएगा कि ये हो रहा था। तो अकाउंटिंग में भी ऐसा हो रहा है। आपको पता है अकाउंटिंग डिसेंट्रलाइज्ड होती है, अब हर ब्रांच पे अलग अलग अकाउंटिंग हो रही है, तो हर तरफ वो ब्लॉक्स में डाटा स्टोर करें और एक मेन जगह पे वो सारे ब्लॉक इकट्ठे हो और उसमें सारी इंफॉर्मेशन हो। तो जो बिटकॉइन है ये भी इसी सिस्टम पे काम करता है कि एक ऐसा कॉइन या एक ऐसी करेंसी जिसके रेफरेंस जगह जगह है, आप उसे परचेज करते हैं तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। वो रेफरेंस नंबर बेसिकली एक ब्लॉक का होता है। वो ब्लॉक का आपके पास रेफरेंस आ गया तो उसके बाद वो जब तक रेफरेंस नंबर आपके पास है तब तक वो करेंसी आपके पास है। आप उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे, आपका अपना रेफरेंस भी आउट हो जाएगा और आप दोबारा से उस चेन में जाएंगे तो सबका रेफरेंस खराब हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि ये पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये इसमें इंसान इंसान की मदद कर रहा है। बीच में कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, कोई एक मेन सर्वर मौजूद नहीं है। सब एक दूसरे से डाटा ले रहे हैं, सबके पास डाटा का कुछ ना कुछ हिस्सा है, लेकिन असल में उस डाटा को वो रीड कर सकता है जिसके पास उसका रेलेवेंट रेफरेंस नंबर मौजूद है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिक्योर है, जिसमें आपको मेन सर्वर की जरूरत नहीं है, जगह जगह डिसेंट्रलाइज हुआ है। किसी एक जगह चोरी भी हो जाए तो पूरा डाटा चोरी नहीं होगा। और फाइनली इसको हम एक खास तौर पे इमर्ज कर सकते हैं। तो अकाउंटेंट अब आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू हो गए हैं कि अगर हम ब्लॉकचेन को नहीं समझेंगे तो अकाउंटेंट फारिग हो जाएंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन से डाटा इतना डिसेंट्रलाइज हो जाएगा कि सेल के परचेज के पॉइंट पे ही जो चीजें रिकॉर्ड हो रही होंगी ऑटोमेटिकली कंपनी के फाइनेंशियल बनते चले जाएंगे। आपको किसी सेंट्रल इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सेंट्रल मशीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्लॉकचेन आपका दुश्मन है, इसको गोली मार दें, नहीं इससे दोस्ती कर ले। तो जब भी मौका मिले पेपर्स देने के बाद थोड़ा सा समझें ब्लॉकचेन क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये काम कैसे करती है। उसके आगे की प्रोडक्ट बिटकॉइन को नहीं देखना, उसके अंदर और बड़े मसले हैं। उससे पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, वो डाटा कैसे कैप्चर कर रही है, डाटा को इंटीग्रेट कैसे कर रही है, इस चीज को देखना है। बात समझ आई? तो ये हमारा एक सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग चैप्टर था। पता नहीं आप लोगों को इंटरेस्टेड लगा या नहीं लगा। तो फिर मंडे को आप क्या करेंगे इसका? खूबसूरत बात, क्या बात है। मंडे को MFA दूसरे वाले का भी टेस्ट है, जबरदस्त हो गया। ये पेपर तो एक ही है ना, पता है आपको आईकैप में दोनों का एक ही दिन इम्तिहान होगा, मैनेजरियल भी और फाइनेंस वाला भी। नहीं, तो हम लोगों ने जमहूरी तरीके से बाहमी रजामंदी से एग्री किया है कि मंडे को ही टेस्ट हो रहा है। जी नेक्स्ट मंडे फिर टेस्ट कर लेंगे। एक भाई ने नेक्स्ट मंडे की फरमाइश कर दी।